तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर बनने वाला है वो आपका जीव जनन कैसे करते हैं इस पर बनने वाला है। ठीक है। तो हमने पिछली कक्षा में समन्वय और नियंत्रण के बारे में अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही आराम से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जीव जनन कैसे करते हैं, यहाँ से आपका स्टार्ट है। ठीक है। लिखा है कि जीवों, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं। हाँ, यहाँ देखिए लिखा है कि जीवों के जनन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जीवों के जनन की क्रिया विधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें, जीव जनन क्यों करते हैं। तो कहना ये चाहते हैं कि जीवों के जो जनन की क्रिया की विधि है उस पर चर्चा करने से पहले आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि ये जीव जनन करते ही क्यों हैं। ठीक है ना। तो जीव जनन क्यों करते हैं, जीव जनन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जैसी संतति का क्या हो, निर्माण हो, और उनकी जो संतति है यानी उनका जो वो जीव हैं वो कहीं विलुप्त ना हो जाएं। अगर वो जनन नहीं करेंगे तो क्या हो सकते हैं, वो विलुप्त हो सकते हैं। यानी उनकी जो वंशागति, वो जो वंशज हैं, ठीक है, वो वंशज क्या हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए जीवों को क्या करना पड़ता है, जनन करना पड़ता है। तो चलिए आगे की चीज़ों को समझते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर लिखा है वास्तव में पोषण। ठीक है, वास्तव में यहाँ तक तो हमने बता दिया आपको। ठीक है। हाँ, वास्तव में पोषण अथवा उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी व्यक्ति किसी व्यष्टि, सॉरी यहाँ पर व्यष्टि है, ठीक है ना, व्यष्टि मतलब जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब अगर किसी व्यष्टि को, मतलब किसी जीव को जीना है सिर्फ, ठीक है ना, सिर्फ क्या करना है, जीवित रहना है, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो जनन करे। ठीक है ना। बिना जनन के भी आप क्या हो सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। ठीक है, ये आपको ये कहना चाहता है। ठीक है ना। दूसरी ओर जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि जो जीव होते हैं उन्हें अपने जैसे जीव को उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे। जब उस यहाँ पर एक क्वेश्चन कर दिए कि भाई अगर उन्हें क्या हो रहा है कि ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है अपने जैसे जीव बनाने के लिए, तो वो ऐसा कार्य करें ही क्यों वो जनन करें जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। पहली बात तो उसके जीवित रहने के लिए तो आवश्यक ही नहीं है। कक्षा में इस प्रश्न के संभावित उत्तर खोजना अत्यंत रोचक होगा। ये इनकी लाइनें हैं। तो अभी इसको हम लोग आगे समझते हुए चलते हैं। इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु यह स्पष्ट है कि यहाँ पर, ठीक है, कि हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। कहना ये चाहते हैं कि जितने भी मतलब जीव आपको दिखते हैं वो क्या हैं, वो हमेशा दृष्टिगोचर हमें क्यों होते हैं, हमें दिखते क्यों हैं, क्योंकि वो अपने जैसी संततियों को, अपने जैसे जीवों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तो इसलिए उनकी तादाद जो है बढ़ी रहती है और वो हमें दिखाई देते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश व्यष्टि उत्पन्न नहीं करता तो संभव है कि हमें उनके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। जैसे आप समझ सकते हैं कि डायनासोर वगैरह जो हैं वो क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो है जो वंशज हैं, जो
वो थे तो उनके वंशजों ने आगे क्या किया, मतलब जनन नहीं कर पाए या किसी कारणोंवश वो क्या हो गए, विलुप्त हो चुके हैं, जनन की ही वजह से वो विलुप्त हो चुके हैं। और ऐसे ही अभी आपको बहुत सारे जीव दिख रहे होंगे जो बहुत ही मतलब कम तादाद में है, माइनॉरिटी में हो चुके हैं, और वो जनन अगर नहीं करेंगे तो उनकी जो है जो वंशज हैं वो ख़त्म होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो जनन एक बहुत ही बड़ा मतलब एक तरीके का प्रॉब्लम है अगर जीव ना करे तो, ठीक है। चलिए, तो उनके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझा दी गई, ठीक है। ये किसी स्पीसीज़ बोलें या जीव बोल सकते हैं, ठीक है। किसी स्पीसीज़ में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें अस्तित्व का ज्ञान कराती है। हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यष्टि एक ही स्पीसीज़ के सदस्य हैं, तो समझते हैं। यहाँ पर सामान्यतः हम ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं, अतः जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखते हैं। ये बातें तो आपको पता होंगी कि जनन जब होता है तो जो जीव पैदा होता है, मतलब जो जीव जन्म लेता है, वो जीव बिल्कुल अपने संतति मतलब अपने माता पिता के ही तरह वो दिखता है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको पता होंगी। अब आगे समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। ये इरेज करते हैं, हाँ, यहाँ इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? तो ज़रा इसे समझते हैं। इस लाइन में क्या लिखा है कि विभिन्न जीवों की अभिकल्प आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं। कहना ये चाहते हैं कि जो विभिन्न जीव होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो आकृति और आकार जो होता है एक जैसा होने के कारण वो क्या होते हैं, एक जैसा प्रतीत होते हैं। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए, इस बात पर ही ध्यान दीजिए। अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाला, इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, कोशिका के केंद्रक में यहाँ, ठीक है, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए, यानी डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। ये बातें मैं अभी आनुवंशिकता चैप्टर पढ़ाया हूँ तो वहाँ पर भी बताया हूँ कि जो डीएनए होता है वो कोशिका के केंद्रक के अंदर होता है, और उस केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए में गुणसूत्रों पर पाया जाता है ये डीएनए, और डीएनए में ही आपकी जितनी भी कोई भी स्पीसीज़ हो, कोई भी जीव हो, उस जीव का जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर ही होती है, ठीक है ना। ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा कि डीएनए में क्या होता है कि प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। अगर ये संदेश बदल जाए उनके डीएनए से, तो ये जो आपका मतलब प्रोटीन जो संश्लेषण जो कर रहा है ये, वो प्रोटीन संश्लेषण के मतलब नहीं भी कर सकता है, ठीक है ना, अगर वहाँ पर सूचनाएं बदल दी जाएंगी तो। अवस्था, हाँ, इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। तो यहाँ तक की बातें समझा दी हैं। आगे समझिए, विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक विकल्प में भी विविधता होगी।
और अगर प्रोटीन की जो कमी की जाएगी तो मतलब शारीरिक विविधता भी देखने को मिलती है। आपको पता है ना कि प्रोटीन से ही क्या होता है कि शरीर को क्या होता है, वो बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें मैं आपको समझा दिया हूँ, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं यहाँ। ठीक है, लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझते हुए चलिए। लिखा है, अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। ठीक है, यहाँ पर डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। क्या करती हैं यहाँ पर कोशिकाएं? विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। जनन कोशिकाओं में इस प्रकार डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती हैं। इस पे भी ध्यान दीजिएगा। डीएनए की कितनी प्रतिकृतियां बनती हैं? 2 प्रतिकृतियां बनती हैं तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है, परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उससे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास जैव प्रक्रमों के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिका संरचना तो नहीं होगी। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती हैं। परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो डीएनए होता है वो डीएनए ही क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन संतति के अंदर देता है, अगली वाली जीव के अंदर देता है, जिससे क्या होता है कि वो पहले संतति से मतलब पहले वाले जीव से एक दूसरा जीव जो है अलग होकर के क्या करता है, बनता है। ठीक है ना, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यह दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक समान हैं, परंतु क्या वे पूर्ण रूपेण समरूप हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिकृति की प्रक्रियाएं कितनी यथार्थों से संपादित होती हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं ज़रा समझिएगा। अब यहाँ से थोड़ा क्रिटिकल लैंग्वेज है तो आप समझिए। ये दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक समान है, कह रहे हैं कि अगर दोनों कोशिकाएं क्या हैं, एक जैसी हैं, परंतु क्या वे पूर्ण रूपेण समरूप हैं? कहना चाहते हैं क्या दोनों एक ही जैसे हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिकृति की प्रक्रिया कितनी यहाँ पर यथार्थता से संपादित होती हैं। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती है। अतः यह आपेक्षिक है कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आएगी। तो यही कह रहे हैं कि अगर मतलब एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट वही सारी चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ी बहुत क्या होती है कि अलग अगली संतति दिखती है। परिणामतः बनने वाले डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होंगी, परंतु मौलिक डीएनए का समरूप नहीं होंगी। ठीक है ना, ये बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं होंगी। ठीक है, हो सकता है कि कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हों कि डीएनए की नई प्रतिकृति अपनी कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाएँ। इस प्रकार की संतति कोशिका मर जाती हैं। दूसरी और डीएनए प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती, अतः संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ठीक है, ये सारी बातें समझिए। और जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार हैं, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। तो ये बातें जो हैं यहाँ पर लिखी हैं, तो मैं बस समझाता हूँ। तो लिखा यही है कि अगर डीएनए क्या होता है कि बिल्कुल मतलब सेम टू सेम, अगर अगली संतति भी आपका सेम टू सेम बन जाएगा, उसमें अगर कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, तो उससे क्या होगा
कि जैव विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जैव विकास नहीं अच्छे मतलब अगली मतलब आपको एक नई संतति कभी देखने को नहीं मिलेगी। तो वही कह रहे हैं कि अगर डीएनए में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है तो वो किसका कारण बनता है, वो कारण बनता है कि जैव विकास का वो कारण बनता है, जिससे नए जीव आपको मतलब देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आगे समझते हैं चीज़ों को। अभी आगे बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, इधर आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। लिखा है कि विभिन्नता का महत्व। अब जैसे कोई मतलब जीव है तो उसके अंदर अगर विभिन्नताएं आ रही हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, तो उसको समझते हैं। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों को समष्टि परितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसको समझिएगा। तो यहाँ पर लिखा था कि अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि परितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो जीव होते हैं वो अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि परितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करने का मतलब यही है कि वो जैसा स्थान रहता है, उस जैसा माहौल होता है, उस माहौल में रहने योग्य अपने आप को बनाते हैं। कहने का मतलब ये, जैसे ठंड के मौसम में क्या होता है कि आप देखते हैं कि जो जीव होते हैं, जैसे आपके पहाड़ी इलाकों के जो जीव होते हैं वो उनके बाल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। लेकिन जो ये गर्मी के मौसम में अगर आप देखेंगे तो इधर आपके यूपी और साइड अभी गर्मी सीजन चल रहा है, तो इधर आपको क्या होगा कि जो आपको जीव देखने को मिलते हैं उनके बाल क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं। तो जैसे यहाँ पर स्थान होता है उसी प्रकार के जीव वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर बातों को समझाते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये भी बात समझिए कि जो ये डीएनए का जो प्रतिकृति कर रहा है, यानी जो अविरोध हो रहा है, वो जनन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उनके अपने मतलब जैसा मतलब यहाँ पर डीएनए के अंदर बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे वातावरण चेंज होते हैं उसी तरीके से डीएनए के अंदर भी चेंजिंग आना ज़रूरी है, जिससे अगली संतति क्या हो कि मतलब उसमें रह सके, ठीक है ना। हाँ, तो ये बातों को समझिए। अतः किसी प्रजाति स्पीसीज की समष्टि के अस्थायित्व का संबंध जनन से है, इस बात को समझिए। यानी कहने का मतलब जो किसी प्रजाति की समष्टि के अस्थायित्व का संबंध जनन से है, परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं। वही कह रहा ना, निकेत जहाँ आप रहते हैं वहाँ बहुत ही परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर हैं। जो जीव उसको थोड़ी नियंत्रण कर पाएंगे, मौसम को थोड़ी नियंत्रण कर पाएंगे जीव, तो वही बातें यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। जीवों के नियंत्रण से बाहर है। पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो सकता है, इसको भी ध्यान दीजिए। जल स्तर में परिवर्तन अथवा किसी उल्कापिंड का टकराना इसके कुछ उदाहरण हैं। ये सब बातें हो सकता है, ठीक है। यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिएगा, विनाश भी संभव। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावनाएं बढ़ जाती हैं यहाँ पर। अतः शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि मतलब कोई समष्टि है। आगे बढ़िए। तथा वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाते हैं, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्त ही जीवित रहते हैं।
तथा वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए उपयोगी हैं। तो ये जो विभिन्नताएं हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि कब कैसी परिस्थिति आ जाएंगी ये कोई नहीं जानता है। तो इसलिए ये जो विभिन्नताएं हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे अभी इस समय जो माहौल होता है गर्मी के सीज़न में, कुछ जो स्पीसीज होती हैं, कुछ जो जीव होते हैं वो इसको सहन नहीं कर पाते हैं, तो वो इस इलाके को, गर्म स्थान को छोड़ करके वो ठंडे स्थान की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। तो वो अपने आप को उस तरीके से ढालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आगे चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखेंगे एकल जीवों में प्रजनन की विधि। अब हम लोग देखेंगे कि जो एकल जीव हैं उनमें ये जो प्रजनन की विधि है वो क्या है, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। तो ईस्ट की वृद्धि एवं दूसरी क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। तो समझते हैं यहाँ पर। और इस चर्चा के बाद कि जनन किस प्रकार कार्य करता है, आइए हम जानें कि विभिन्न जीव वास्तव में किस प्रकार जनन करते हैं। विभिन्न जीवों को जनन की विधि उनके शारीरिक अविकल्प पर निर्भर करता है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि जैसे जीव होते हैं उसी प्रकार उनका जनन होता है। तो यहाँ पर जीव आपके एक कोश की हैं, तो भाई उनका जनन किस तरीके से होता है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। पहला जैसे विखंडन विधि है। जनन के कई प्रकार हैं, ठीक है। लैंगिक जनन होते हैं, अलैंगिक जनन होते हैं। तो जो लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, वो सब आपके बहुकोशिकीय जीवों के लिए होता है, ठीक है ना। और एक कोशिकीय जीवों के लिए यहाँ पर ये अलग मतलब जनन के प्रकार हैं। जैसे यहाँ पर विखंडन दिया हुआ है, ठीक है। तो विखंडन को समझते हैं क्या है और किस प्रकार इसमें चीज़ें होती हैं। तो लिखा है कि एक कोश की, जरा इसे समझिएगा, ठीक है। एक कोश की जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। समझ रहे हैं कि जो एक कोश की जीव होते हैं उनमें क्या होता है, कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रक्षेपित किए गए। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती हैं। तो इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो भागों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। इस बात पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे समझते हैं चीज़ों को। यहाँ पर अमीबा का देख सकते हैं, द्विखंडन विधि द्वारा ये कर रहा है, जनन कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैं इसे बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो अमीबा आपको दिख रहा है एक, ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उसका जो केंद्रक है दो पार्ट में विभाजित होकर के यहाँ पर धीरे धीरे उसका केंद्रक विभाजित हो रहा है, और यहाँ पर ये दो संतति में क्या हो गए, विभाजित हो चुके हैं, ठीक है ना। दो संतति में यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं, विभाजित हो जा रहे हैं। तो द्विखंडन विधि को समझिए। अभी सारी चीज़ों को धीरे धीरे यहाँ पर लिखा है कि कुछ यहाँ से कुछ एक कोश की जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरणतः काला जार के रोगाणु, लिस्मानिया में कोशिका के एक सिरे पर कीड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बाहुखंडन कहते हैं। जब एक साथ
कई संतति कोशिकाओं में जो विभाजित हो जाएगा तो उसे बहुखंडन कहेंगे, लेकिन अगर 2 में होगा तो उसे विखंडन कहेंगे, ठीक है ना। दूसरी ओर इष्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जैसे कि क्रियाकलाप 8.1 में आप देखे होंगे, यहाँ दिखाते हैं ऐसा, मतलब ऐसे टूट जाते हैं लेकिन वो मुकुल उसमें निकलता है, वो आगे अभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उभार सा उसमें आता है और वो धीरे धीरे अपने मूल कोशिका से अलग हो जाती हैं। यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरणतः स्पाइरोगाइरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, ठीक है। क्रियाकलाप 8.4 में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, मैं इन्हें दिखाता हूँ आपको। 8.3 यहाँ पर देखने को मिल रहा है और 8.5 आपको दिखा, ठीक है। 8.4 तो ये तो मुकुलन वाला है, ठीक है। यहाँ पर फिगर आपको अच्छे से नहीं दिया हुआ है, लेकिन समझिए आप बोल रहे हैं कि टुकड़े अथवा खंडों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव क्या करते हैं, विकसित करते हैं। वे प्रेक्षण के आधार पर क्या हम इसका कारण खोज सकते हैं, परंतु यह सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए सत्य नहीं है। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिकीय जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं, विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती हैं तथा संगठित होकर अंग बनाते हैं। शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यवहारिक है। अतः बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षित अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। तो ये वाली मैंने बातें बता दी थी कि जो बहुकोशिकीय जीव होती हैं उनको जनन करने के लिए बहुत सी मतलब उनको जटिल प्रक्रिया को करना पड़ता है, लेकिन एक कोशिकीय जीवों के लिए इतना ज़्यादा जटिल क्रिया नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, तो इसे थोड़ा सा और है विखंडन में समझ लीजिए क्या चीज़ें हैं, फिर उसके बाद मैं एक समरी करके समझा दूंगा। तो बहुकोशिकीय जीवों द्वारा यहाँ पर लिखा है, बहुकोशिकीय जीवों द्वारा प्रयुक्त सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती हैं। इस सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? इसका उत्तर है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए कि जिनमें वृद्धि, क्रम प्रसरण तथा उचित परिस्थितियों में विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनाने की क्षमता हो। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ओवरऑल आपको समझाएं तो विखंडन में क्या होता है ज़रा समझिए। विखंडन में यही होता है कि जो जीव होते हैं वो 2 बराबर भागों में विभक्त होते हैं, इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। विखंडन में आपको इतना ध्यान देना है कि जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको अमीबा बताया गया। तो विखंडन में आप इतना ही ध्यान दीजिए कि जो विखंडन विधि है, विखंडन विधि द्वारा एक कोशिकीय जीवों का जो जनन होता है उसमें वो जनन कैसे करते हैं, वो 2 बराबर भागों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। यही क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। और बाकी चीज़ें आप देख ही सकते हैं। और भी क्वेश्चन बनेगा कि जैसे प्लाज्मोडियम है तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। बहुखंडन एक ही जैसे मतलब एक ही आकार की बहुत सी जो है कोशिका विभाजन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें
यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में पुनरुद्भवन पर चर्चाएं होंगी, उसके बारे में इनमें जितनी भी बातें लिखी हैं उन्हें समझेंगे। ठीक है, और मैंने पहले भी बता रखा कि देखिए साइड बुक से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये एनसीईआरटी बस कवर करने के लिए हम इसे आपको डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जिसे समझना होता है, और बाकी ये आपको बेस अगर आपको तैयार करना है तो मैं अलग से एक साइंस डिलीवर करता हूँ, और उसको मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं वहाँ से, तो आप वहाँ से ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।